हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की पहली अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। आपको पता होगा कि अगले साल फरवरी और मार्च महीने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है, जिसके लिए भारत की क्रिकेट टीम ने भी क्वालिफाई किया है। न्यूज आ रही है कि इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को 15 मैचेस का एक शेड्यूल भेज दिया है, जिसके मुताबिक भारत के सभी मैचेस, एक सेमीफाइनल और फाइनल मैच भी लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में रखा गया है, ताकि अगर कल को भारत की टीम फाइनल्स तक जाती है तो लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में ही सारे मैचेस खेले जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शेड्यूल के मुताबिक ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड है, जबकि ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीम है। पाकिस्तान ने ये ड्राफ्ट बनाकर आईसीसी को भेज दिया है, लेकिन अभी तक भारत की सरकार ने इंडियन क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने की परमिशन नहीं दी है। भारत की सरकार सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजती है, लेकिन ये इस बार काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार को इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने की परमिशन देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है इंडियन सोशल मीडिया कंपनी कू को लेकर, जो कि ट्विटर को चैलेंज करने चले थे। आपको याद होगा साल 2021 में जब फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय भारत सरकार ने फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अकाउंट्स को बैन करने के लिए ट्विटर से कहा था, तो उस समय ट्विटर ने फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार का हवाला देते हुए उन सारे अकाउंट्स को बैन करने से इनकार कर दिया था। इसी के चलते उस साल 2021 में कू ऐप मार्केट में आई थी, जो कि तब अचानक से पॉपुलर हो गई थी। गवर्नमेंट और बीजेपी सपोर्टर्स ने ट्विटर को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था और कू एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया था, और तब कहा जा रहा था कि ये मेड इन इंडिया कू एप्लीकेशन ट्विटर को टक्कर देगी। स्टार्टिंग में तो खैर कू ऐप को काफी सारे इन्वेस्टर्स में मिले और लाखों लोगों ने इसको यूज भी किया, लेकिन आज 3 साल के बाद इस कू ऐप की हालत इतनी बुरी हो गई है कि सभी इसको भूल गए हैं। इसके लगभग सभी यूजर्स पूरी तरह से इनएक्टिव हो गए हैं, जिसके कारण इसके ऑपरेटर्स के लिए कू एप्लीकेशन को और आगे चलाना फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है। ना ही कंपनी के पास इन्वेस्टर्स हैं और ना ही इसको कोई और कंपनी एक्वायर करने में इंटरेस्टेड है। इसलिए कू ऐप के बैंगलोर बेस्ड ओनर्स ने कू एप्लीकेशन को बंद करने का फैसला किया है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है चाइना और भारत को लेकर। अभी कुछ महीने पहले न्यूज आई थी कि चाइना ने लद्दाख LAC में तैनात राफेल फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए अक्साई चीन में अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को तैनात किया है। एंड अब न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के ठीक सामने तिब्बत वाले एयरबेस में वहां पर भी अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर और भी कई सारे फाइटर जेट्स डिप्लॉयड हैं, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि लेटेस्ट एंट्री J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट की हो चुकी है। आपको याद दिला दूं कि भारत के पास एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, और जो हमारा एमका स्टेल्थ फाइटर जेट का प्रोग्राम है वो भी ऑलरेडी 8 से 10 साल लेट चल रहा है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है CISF पर्सनल कुलविंदर कौर को लेकर, जिसने पिछले महीने चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर कंगना रनावत को थप्पड़ मारा था। उस इंसिडेंट के बाद CISF ने कुलविंदर कौर को सस्पेंड करके उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई थी, लेकिन अब लगता है कि ये इंक्वायरी खत्म हो गई है और कुलविंदर कौर को कोई सजा नहीं दी गई है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि कुलविंदर कौर को CISF ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से ट्रांसफर करके बैंगलोर एयरपोर्ट के ऊपर भेज दिया है। ऐसा लग रहा था कि कुलविंदर कौर को CISF नौकरी से टर्मिनेट कर देगी, क्योंकि कंगना रनावत ने रिसेंटली बीजेपी की टिकट के ऊपर लोकसभा चुनाव जीते थे, और आज की डेट में केंद्र में सरकार भी बीजेपी की है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी और मोदी सरकार अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। खास बात यह कि कंगना रनावत को कुलविंदर कौर ने थप्पड़ भी इसलिए मारा था क्योंकि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय मोदी गवर्नमेंट का समर्थन कर रही थी और सरकार के सपोर्ट में आवाज उठा रही थी। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत की मसाला कंपनीज को लेकर। आपको याद होगा इसी साल अप्रैल महीने में सिंगापुर और हांगकांग, इन दोनों देशों ने MDH और एवरेस्ट मसाला कंपनी के मसालों के ऊपर बैन लगा दिया था, क्योंकि उनको टेस्टिंग के दौरान इथिलीन ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में मिला था, जिससे ह्यूमन बॉडी में कैंसर सेल पैदा होते हैं। उसके बाद भारत की फूड रेगुलेटर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी देश भर में मसाला बनाने वाली एवरेस्ट, MDH, कैच, बादशाह और बाकी कंपनीज की फैक्ट्री में छापे मारकर वहां से टोटल 4000 सैंपल्स को कलेक्ट किया था। इन 4000 सैंपल्स में से 2200 सैंपल्स की टेस्टिंग के बाद इन सब के रिजल्ट आ गए हैं, और रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि भारत की 111 मसाला कंपनीज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सैंपल टेस्टिंग में फेल हो गई हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि इन सब 111 मसाला कंपनीज के मसालों में इनके प्रोडक्ट्स बेसिक स्टैंडर्ड क्वालिटी को मीट करने में फेल हो गए हैं। आसान भाषा में बोलो तो ये सारे घटिया, आउटडेटेड और कंटामिनेटेड मसाले भारत के लोगों को बेच रहे थे। सैंपल टेस्टिंग के रिजल्ट आने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन 111 मसाला कंपनीज के लाइसेंसेस सस्पेंड करके इनको तुरंत प्रोडक्शन रोकने के लिए कह दिया है। फिलहाल के लिए कंपनीज अपने मसालों का एक भी पैकेट भारत की मार्केट में नहीं बेच सकती हैं, ना ही एक्सपोर्ट कर सकती हैं।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि वो बाकी सैंपल्स की भी टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन 111 मसाला कंपनीज के नाम पब्लिक नहीं किए गए हैं। आई होप कि इन सब मसाला कंपनीज के मालिकों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और इन सब के ऊपर क्रिमिनल केसेस फाइल किए जाएंगे, ताकि दोबारा ये जिंदगी में आम लोगों की सेहत के साथ कभी खिलवाड़ ना करे। आज की 6th अपडेट आ रही है बांग्लादेश और चाइना को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की सरकार ने चाइना से $5 बिलियन के लोन के लिए अप्लाई किया है। बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार नीचे आ रहे हैं। 2-3 साल पहले बांग्लादेश के पास $41 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स थे, जबकि इस साल $18 बिलियन तक गिर गए थे। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इस समय बांग्लादेश के पास केवल $21 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स है, जिनमें से नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स केवल $15 बिलियन है, जबकि IMF का टारगेट है $14.7 बिलियन। अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए ही बांग्लादेश की सरकार ये $5 बिलियन का लोन चाइना से ले रही है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अभी कुछ ही दिन पहले भारत आई थी और अब वो 8 से 11 जुलाई यानी 3 दिन के लिए चाइना के दौरे के ऊपर जा रही हैं। इसी दौरान बांग्लादेश चाइना से लोन के लिए अप्लाई करेगा। हालांकि चाइना लोन देगा या फिर नहीं, ये तो खैर अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है। आई होप कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो, वरना बांग्लादेश का भी वही हाल होगा जो श्रीलंका का हुआ था। लोन तो खैर बांग्लादेश ले लेगा, लेकिन किस्तें नहीं दे पाएगा। और फाइनली जिस तरह से श्रीलंका ने चाइना को 99 सालों के लिए हम्बन टोटा पोर्ट दे दिया था, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश को भी चाइना के सामने कुछ गिरवी रखना पड़ेगा और एट द एंड सारी मुसीबत भारत के लिए बनेगी। और जिस तरह से भारत ने $4 बिलियन देकर श्रीलंका को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला था, ठीक वैसे ही भारत को बांग्लादेश को भी बचाना पड़ेगा। आज की 7th अपडेट आ रही है रशिया और भारत को लेकर। पिछले कल भारत के विदेश मंत्री SCO समिट को अटेंड करने के लिए कजाकिस्तान गए थे। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि वहां पर जयशंकर सर ने रशिया के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद खबर निकल कर आ रही है कि भारत रशिया के साथ मिलकर 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर एक डील साइन कर सकता है। अब ये डील नए स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर होगी, या फिर रशिया AMCA में भारत की मदद करेगा, या फिर हम रशिया से Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करेंगे। ये तो खैर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक ये डेवलपिंग स्टोरी है। जैसे इसके ऊपर कोई नई अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। आज की 8th अपडेट आ रही है इंडियन नेवी को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों से 3100 आर्मी पर्सनल्स इस साल इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग लेंगे, भारत आकर इंडियन आर्मी की कोर्सेज करेंगे। अब इसी तरह की न्यूज इंडियन नेवी को लेकर भी आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी भी आर्मी की तरह दूसरे देशों की नेवी को ट्रेनिंग देती है और इस साल इंडियन नेवी 1100 फॉरेन नेवी के कैडेट्स को ट्रेनिंग देगी। दुनिया के अलग अलग देशों की नेवी से 1100 नेवल ट्रूप्स इंडियन नेवी से ट्रेन होकर वापस अपने देश चले जाएंगे। आज की 9th अपडेट आ रही है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में आज यानी कि 4 जुलाई को वहां पर जनरल इलेक्शंस के लिए वोटिंग होनी है और कल तक रिजल्ट्स की भी घोषणा हो जाएगी। अब ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये पहला इलेक्शन है। अब देखना ही होगा कि क्या उनकी लीडरशिप में उनकी पार्टी जीतेगी या हारेगी। आज की 10th अपडेट आ रही है अमेरिका से। अभी कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच एक डिबेट हुई थी, जिसमें जो बाइडेन हार गए थे। जो बाइडेन तो खैर डिबेट के बीच में सो भी गए थे। इस वजह से अब जो बाइडेन की खुद की डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सारे लॉ मेकर्स ने पार्टी के सामने डिमांड रखी है कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट पद की रेस से अपना नाम वापस ले लें, ताकि डेमोक्रेटिक पार्टी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक नया कैंडिडेट खड़ा करे। डिबेट के बाद नए सर्वे में पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शंस बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग खुद ही अपने प्रेसिडेंट जो बाइडेन के खिलाफ हो गए। अब ये पॉसिबल है कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट पद के लिए अपना नाम वापस ले लें, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस समय वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस प्रेसिडेंट पद के लिए लड़े। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।